हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स। टॉपिक है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट आपका, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। यानी ये कैश बुक की समरी है, मतलब जो कैश बुक में चीज़ें लिखी होती हैं शॉर्ट में, ये सारी चीज़ें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी होती हैं। इट्स फॉर्म इज़ आइडेंटिकल विद दैट ऑफ सिंपल कैश बुक। अब जो कैश बुक होती है आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, बिल्कुल ऑलमोस्ट कैश बुक जैसा ही बनता है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, बस इसमें डिस्काउंट वगैरह कहीं नहीं लिखा जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बैंक का कॉलम नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं कि अपने पास पैसा आया है तो कैश के रूप में आया है या डायरेक्ट बैंक में आया है। 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है, कैश और बैंक का। लेकिन रिसीट और पेमेंट अकाउंट में ऐसे अलग से लिखा नहीं जाता है कि ये पैसा अपने पास कहाँ से आया है, बैंक से आया है या कैश के रूप में आया है। भाई इसमें भी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, रिसीट कि कितना पैसा आपको मिला है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, पेमेंट कि कितना पैसा आपने लोगों को पे किया है। आगे देखो क्या है सेकंड पॉइंट, इट शोज अ टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसीट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच दे पर्टेन। अब भाई इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखा होता है, टोटल अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड का मतलब है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पैसा कितनी तारीख को आया है, कौन से साल का आया है, कब आया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस पैसा आया है और हमने टोटल करके लिख दिया। एग्जाम्पल लिखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, 31 मार्च 2015 को बना रहे हैं, और हमारे पास क्या आई है, सब्सक्रिप्शन आई है, ठीक है, पैसे आए हैं सब्सक्रिप्शन के। अब चाहे वो 2014-15 के हो, चाहे 13-14 के हो, चाहे 15-16 के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई किस साल के पैसे हैं। जितने भी पैसे आए हैं उनको टोटल करेंगे और एक साथ लिख देंगे कि भाई इतना सब्सक्रिप्शन आया है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि टैक्सेस दिए हैं आपने। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2014-15 के टैक्सेस दिए हैं, 2013-14 के दिए हैं, 2015-16 के दिए हैं, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने टैक्सेस दिए हैं, आपके हाथ से पैसा गया है, आप टोटल टैक्स लिख दोगे एक जगह पे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट तीसरा, इट इंक्लूड्स ऑल रिसीट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर। भाई चाहे कहीं से पैसा आया हो, रिसीट या पेमेंट, किसी को पैसा दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल नेचर किया या रेवेन्यू नेचर किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। अगर जैसे कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स में या कहीं पे खर्चा किया है तो हम बोलेंगे कैपिटल नेचर का है वो खर्चा। कहीं शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए खर्चा करा है तो बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई खर्चा किस टाइप का किया है, पेमेंट किस टाइप की आई है, बस पैसे आने चाहिए, पैसे जाने चाहिए, बात ख़त्म, रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड इन रिसीट एंड पेमेंट इन कैश और थ्रू बैंक। भाई डिस्टिंक्शन यानी कोई भी अलग से मेंशन नहीं होता है या कोई डिफरेंस नहीं होता है। चाहे कहीं से पैसे आ रहे हैं रिसीट, चाहे पैसे कहीं जा रहे हैं पेमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कैश के थ्रू हो चाहे बैंक के थ्रू हो, ठीक है। हमें सिर्फ पैसा रिकॉर्ड करना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसी को चेक के रूप में पैसे दिए हैं या किसी के हाथ में गड्डी पकड़ाई है नोटों की, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, एक एक्सेप्शन है इसमें, जिस चीज़ को इंक्लूड किया गया वो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। अब चाहे हमारे बैंक में भी बैलेंस पड़ा हो तो वो भी इसमें लिखा जाएगा कि हमारे बैंक में इतना पैसा है, ठीक है। बस ये एक एक्सेप्शन है, बाकी और कोई एक्सेप्शन यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम आर शोन इन दिस अकाउंट। नॉन कैश आइटम मतलब जिसमें हम किसी को कैश पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं से कैश नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो है इसमें ऐड नहीं होगी। जैसे डेप्रिसिएशन है, भाई डेप्रिसिएशन में हम किसी को पैसा थोड़ा ना दे रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी खर्चा आ गया है लेकिन अभी हमने किसी को ये पे नहीं किया है, तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जेब से पैसा नहीं गया है। एक्रूड इनकम का मतलब है हमने इनकम कमा ली है लेकिन अभी हमारे हाथ में नहीं आई है, तो भाई इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जब तक अपने हाथ से किसी को पैसा नहीं देते या अपने अकाउंट में पैसा नहीं आता तब तक नहीं लिखा जाएगा,
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अपना 6th, इट बिगेन्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट। अब भाई ये अकाउंट स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा कि अपने पास हाथ में कैश कितना है, बैंक में कैश कितना है या बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। अपने पास अगर बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये भी कैश के ही रूप में है ना। स्टार्टिंग इसकी ऐसे होगी कि ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। और इसको क्लोज कैसे करेंगे कि साल के एंड में अपने पास कैश कितना था हाथ में या अपने बैंक में या अपना बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, इसको ऐसे क्लोज करेंगे। बात ये होती है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या चीज़ होती है। क्लोजिंग बैलेंस होता है रिसीट और पेमेंट का डिफरेंस, यानी जो टोटल रिसीट होगी टोटल पेमेंट होगी उन दोनों को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगी वो कहलाएगी आपकी ये क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और इसे डेबिट साइड में हम लिख देंगे। चलो इसी वाली वीडियो